हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था पुली और स्ट्रिंग को, जिसमें हम लोगों ने पुली के बारे में कंसेप्ट डेवलप किए थे कि पुली पर जितना भी फोर्स काम करता है वो ट्रांसमिट हो जाता है पुली के उस पार्ट में जहां से पुली कनेक्टेड है। और स्ट्रिंग के लिए डेवलप किया था कि स्ट्रिंग के एक एंड पर जितना फोर्स अप्लाई करोगे वो दूसरे एंड तक ट्रांसमिट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट पर जाकर लगेगा जिससे स्ट्रिंग टाइटली बाउंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उन्हीं दोनों कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो टाइप की पुली है। एक पुली ये छोटी वाली जो एक रिजिड बाउंड्री से कनेक्टेड है या अटैच्ड है, और यहाँ पर एक दूसरी पुली है जो कि एक ऐसे ब्लॉक से कनेक्ट है या यहाँ पर अटैच्ड है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब ये मूव कर सकता है। पुली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो पुली किस टाइप के बाउंड्री के साथ कनेक्टेड है। अगर वो रिजिड बाउंड्री के साथ कनेक्टेड है तो पुली का फोर्स इस रिजिड बाउंड्री को तो मिलेगा, लेकिन तो वो रिजिड बाउंड्री मूव नहीं करेगी। जबकि इस टाइप के साथ अगर कनेक्टेड होगा जिसमें ब्लॉक मूव कर सकता है तो पुली पर जितना फोर्स अप्लाई होगा वो सारा का सारा फोर्स इस ब्लॉक को मिलेगा और साथ में ब्लॉक मूव भी कर सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं। आपको फाइंड करना है इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। ये रहा एक ब्लॉक जिसका मास है m2 और ये रहा एक ब्लॉक जिसका मास है m1। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर फोर्स इन्होंने पहले से दे रखा है, ये गिवन फोर्स है। रस्सी के इस एंड को पकड़ के F फोर्स से यहाँ से खींचा गया है। किसी भी टाइप का फोर्स हो गया, 2 न्यूटन 4 न्यूटन, देखो इतने फोर्सेस को पकड़ के खींचा गया। अब जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेवलप किया था ये कंसेप्ट कि रस्सी को अगर किसी फोर्स से पकड़ के खींचते हैं तो रस्सी में टेंशन आ जाता है और पूरी रस्सी में टेंशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जो फोर्स यहाँ पर है वही फोर्स यहाँ पर भी होगा, वही फोर्स यहाँ पर भी होगा, वही फोर्स यहाँ पर और यहाँ पर। और दूसरा हम लोगों ने ये भी डेवलप किया था कि टेंशन को लगाने का तरीका होता है अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस पुली पर टेंशन की वजह से कितना फोर्स काम कर रहा होगा, तो पुली के इस साइड पर, यहाँ पर पुली की दो साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, यहाँ पर भी फोर्स F काम करेगा। इस पूरी स्ट्रिंग में F फोर्स डेवलप हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें पुली पर नेट फोर्स देखना है, तो नेट फोर्स हम लोग कैसे दिखा रहे हैं अभी, पुली की इस आर्म में यहाँ पर F फोर्स अप्लाई हुआ और वो F फोर्स इस पूरे सर्कुलर ऑर्बिट से होकर यहाँ पर जब आया तो F फोर्स इस पॉइंट पर भी इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे इसमें, ये दोनों फोर्स कहाँ पर लगे हुए हैं, ये दोनों फोर्स इस पुली पर लगे हुए हैं। लेकिन पुली जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि मासलेस है और मासलेस ऑब्जेक्ट पर काम करने वाला फोर्स अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट को मिलता है जिससे वो मासलेस ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है। मतलब कि फाइनली ये दोनों फोर्स इस m1 को मिलने वाले हैं। अगर मैं इस m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये है m1 मास और ये दोनों फोर्स जो पुली पर अप्लाई हो रहे हैं वो इस फोर्स इस मास m1 को मिलेंगे, मतलब इस पर फोर्स आ जाएगा 2F। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये अगर रफ होता तो हो सकता है ये मूव ना करता, लेकिन फिलहाल ये स्मूथ है तो इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन है a1, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास m1। ठीक है, यहां पर इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, ये फोर्स F इस रस्सी के थ्रू होते हुए इस पुली पर भी आएगा। इस पुली पर हम लोग फोर्स कैसे दिखाएंगे, पुली के दोनों आर्म्स में ऐसे, क्योंकि अवे टू द ब्लॉक या पुली अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, और यही फोर्स इधर भी आएगा और यहां पर भी दिखाना पड़ेगा F। लेकिन यहां पर हमें इन दोनों फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुली एक रिजिड बाउंड्री से अटैच्ड है और ये मूव नहीं कर सकती। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो बस इतना कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जो कि इधर काम करेगा √f² + f², क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा √2f², दैट इज √2f। ये
रिजल्टेंट फोर्स पुली की इस एक्सल में काम कर रहा होगा, लेकिन ये रिजिड बाउंड्री मूव नहीं करेगी इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जबकि ये मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये मूव कर सकता था, ये रिजिड बाउंड्री नहीं है, ये रिजिड बाउंड्री। तो इस पुली की एक्सल पर कितना फोर्स आएगा? √2F का इधर की तरफ। ठीक है, लेकिन मोशन में नहीं आएगा। ठीक, ये फोर्स, ये टेंशन फोर्स इस स्ट्रिंग से होते हुए इस पुली पर आया और इस स्ट्रिंग से होते हुए यहाँ पर भी अप्लाई होगा। फिर से इसको ब्लॉक मिला, फिर से हमें टेंशन दिखाने की जरूरत है। तो टेंशन कैसे दिखाया जाता है? अलोंग द स्ट्रिंग अवे टू द ब्लॉक, मतलब ऐसे। और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, m2g। ठीक है, अगर F फोर्स ज्यादा हुआ m2g से, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर जाएगा और इसका एक्सेलरेशन मान लेता हूं a2। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं और दो अलग अलग टाइप से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, क्योंकि ये खुद है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स अप्लाई हुआ है? F फोर्स। नीचे की तरफ कितना फोर्स अप्लाई हुआ है? m2g। और ये इस F फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि F ज्यादा हुआ होगा m2g से, F माइनस m2g ये रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। m मतलब इसका मास m2 और a मतलब इसका एक्सेलरेशन जिसको हमने एज्यूम किया है a2। ठीक है, यहां से a2 फाइंड आउट कर सकते हैं आप। a2 इज इक्वल टू F माइनस m2g अपॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग पुली की दोनों आर्म्स में फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सी पुली किस टाइप की बाउंड्री के साथ कनेक्टेड है। अगर वो रिजिड बाउंड्री के साथ कनेक्ट होगी तो वो मूव नहीं करेगा, जबकि अगर एक मूवेबल बाउंड्री के साथ कनेक्ट होगी तो मूव कर जाएगा और उस फोर्स से मूव करेगा जितना फोर्स उस पुली पर अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, एक कैपिटल M मास का है और एक स्मॉल m मास का है। स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो बाउंड्री है वो भी स्मूथ है और कैपिटल M और ये सरफेस, नीचे जो सरफेस है उसके साथ जो बाउंड्री है वो भी स्मूथ है। यहाँ पर दो पुली देख रहे होंगे आप लोग और ये दोनों पुली इस कैपिटल M मास के साथ अटैच्ड है। ठीक है फ्रेंड, ये कैपिटल M मास चल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। ये भी मास चल सकता है, ये भी मास चल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने F फोर्स से इस रस्सी के इस एंड को खींच रखा है F फोर्स से, तो ये पूरी रस्सी जो है वो F फोर्स के टेंशन में आ जाएगी। ठीक है, अब ये F फोर्स स्प्रेड होते होते इधर आए और हमेशा दोनों आर्म में दिखाया जाता है टेंशन फोर्स। इस रिजिड इस पुली के दोनों आर्म में टेंशन F कैसे अप्लाई हुआ? अवे टू द ब्लॉक, अलोंग द स्ट्रिंग। अवे टू द ब्लॉक, ये भी क्या का ब्लॉक है? अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा और बेहतर बनाए यहाँ पर जी। ठीक है, अब इस वाली पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर इधर की तरफ F फोर्स काम किया, इस पर इधर की तरफ F फोर्स काम किया, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा Fr, रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करें। F1 भी F है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर वो भी F ही है प्लस 2 F1 F2 F into F cos थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये है 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आपको मिलेगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 2F स्क्वायर मतलब रूट 2F। ठीक है, तो इस पुली पर इस डायरेक्शन में रूट 2F फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये फोर्स रूट 2F उधर काम कर रहा है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो एक्सल पर आएगा। और एक बात और बता स्टूडेंट्स कि एक्सल हमेशा पुली पर लगने वाले नेट फोर्स के जस्ट अपोजिट ही
बनाया जाता है या फिर उसको सेट किया जाता है। तो √2f इधर की ओर काम कर रहा है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पर, तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर एक एक्सल बनाए हुए हैं और इस एक्सल पर इतना ही अपोजिट फोर्स √2f का काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर अपोजिट नहीं होगा तो फोर्स बैलेंस नहीं होगा और मासलेस ऑब्जेक्ट पर फोर्स बैलेंस होता है। ठीक है, अब ये √2f फोर्स किसको मिला? इसको मिला। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन काम करेगा इधर की तरफ √2f का फोर्स इधर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ इस वाली पुली पर आए तो फिर से हमें टेंशन दिखाना है दोनों आर्म्स में। इस पुली के पास 3 आर्म होती है, एक मेन आर्म और ये साइड आर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेंशन दिखा रहे हैं पुली कुछ इस टाइप की, इस टाइप F, यही फोर्स इधर भी आया अवे टू द ब्लॉक अलाउ द स्टिक F। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। F फोर्स इधर, F फोर्स इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। अभी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें वैल्यू आई थी √2f, सॉरी √2f। ठीक है, अब √2f का फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रहा है, इधर की तरफ √2f। एक्सेल के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर से एक नॉर्मल रिलेशन काम करेगा जिसकी वैल्यू भी √2f ही होगी। ठीक है, अब इस बड़े वाले ब्लॉक को देखिए, बड़े वाले ब्लॉक को दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं पुली की वजह से। यहां पर जो पुली है इसकी वजह से इधर की तरफ √2f का फोर्स काम कर रहा है और यहां पर इधर की तरफ √2f फोर्स का काम कर रहा है, √2f का फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हुआ तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाएंगे और आपको इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना मिलेगा? नेट फोर्स मिल जाएगा 0। ये ब्लॉक मोशन में तो आ सकता था लेकिन मोशन में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों पुलिस की वजह से जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो 0 हो गया है। एक पुली पर नेट फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है और दूसरी पुली पर नेट फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस बड़े ब्लॉक पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स वो 0 हो जा रहा है और इस वजह से ये नहीं चल रहा है। ये रिजिड बाउंड्री तो नहीं है लेकिन ये चल इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर पुलिस का सेटअप भी कुछ ऐसा है कि एक पुली का रिजल्टेंट फोर्स दूसरी पुली के रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करने में है। तो ये तो रेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी एनालिसिस में हटा दे रहा हूं। अब यहाँ पर इस ब्लॉक के क्वेश्चन को देखते हैं। ये फोर्स यहां पर आया तो ब्लॉक मिला और ब्लॉक पर कैसे फोर्स अप्लाई होता है? टेंशन फोर्स अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग मेरा F। ठीक है, अब ये ब्लॉक पर फोर्स F काम कर रहा है। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। इधर की तरफ F फोर्स काम कर रहा है और इस F फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इस साइड मान लेते हैं a एक्सेलरेशन से चल सकता है। अभी कुछ लोग आप कहेंगे इसका वेट भी नीचे की तरफ काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा फ्रेंड्स, वेट नीचे की तरफ काम करेगा, इसका नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में किसी भी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन की इक्वेशंस को नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखता तो मुझे ऐसा होगा फ्रेंड्स, कैसा? इसका वेट नीचे की तरफ mg और इस बड़े ब्लॉक का ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर लेता, मतलब n = mg। लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट इक्वेशन नहीं है, हमेशा वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है जो कि मोशन के अलाउंड होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का कोई क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली हम लोग ये करते। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर मोशन की डायरेक्शन में जितने फोर्स काम कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर F फोर्स या F टेंशन, इस F फोर्स या फिर F टेंशन की वजह से ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों पुलिस कुछ ऐसी कनेक्ट है कि ये
करने के लिए, जबकि ये मूवेबल बाउंड्री है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, एक m1, ये m2 और ये है m3। हमें इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए। जरा सा इसमें यहाँ पर जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एक्सेलरेशन किधर होगा। हो सकता है कि m3 इतना ज्यादा हो कि ये पूरे ब्लॉक को ऐसे लेते हुए इधर मूव कर जाए, मतलब एक्सेलरेशन ऐसे हो, ऐसे, और तीनों जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा वही एक्सेलरेशन इसमें आएगा और वही एक्सेलरेशन इसमें आएगा। ठीक है, तो तीनों में हो सकता है ऐसा कि m1 इतना ज्यादा हो कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को इस तरफ मूव करा ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक्सेलरेशन को एज्यूम करने में बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, किसी भी डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लीजिए। अगर आपकी प्रेफर की हुई डायरेक्शन सही है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव से आएगी, और अगर आपने इसको गलत एज्यूम किया है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव से आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्सेलरेशन को गलत एज्यूम किया है, गलत डायरेक्शन में एज्यूम किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं किसी भी एक डायरेक्शन में मोशन को एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि पूरा का पूरा मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक इधर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो है आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर वेट और इसके फोर्स को यहाँ पर दिखाना चाहिए, तो इसका वेट काम करेगा m1g नीचे की तरफ वेट। जब ये रस्सी में m1g काम कर रहा है तो ये रस्सी जो है वो यहाँ पर खींच चुकी होगी और अब खींच चुकी होगी तो इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा, उसको चाहे s से लिखे या t से लिखे, मैं यहाँ पर t से लिख रहा हूँ, t का एक टेंशन फोर्स आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको मिली पुली के दोनों आर्म्स पर टेंशन और टेंशन, क्यों? क्योंकि किसी भी ब्लॉक पर या फिर पुली पर अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग काम करता है। ये ब्लॉक उससे दूर की तरफ अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि इसके पास दो ही मेन आर्म सॉरी दो ही साइड आर्म है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसके एक्सल पे काम करेगा या इसके मेन आर्म में काम करेगा, जो कि एक रिजिड बाउंड्री से अटैच्ड है। तो हमें यहाँ पर फोर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये जब मोशन का पार्ट है ही नहीं, यहाँ पर फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर टेंशन भी नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम है जब यहाँ पर मैं इसको सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो फिर आप यहाँ पे टेंशन को मत दिखाइएगा क्योंकि आपका टाइम किल करेगा। ठीक है, तो ये टेंशन स्प्रेड होते हुए यहाँ पर तो लगेगा लेकिन दिखाया नहीं गया है। अब यहाँ पर इसको मिला ब्लॉक पर टेंशन कैसे काम करता है फ्रेंड्स, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग टी। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर रस्सी चेंज हो गई है, ये स्ट्रिंग चेंज हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जैसे ही चेंज होगी तो हमारा टेंशन भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका वेट m3g काम कर रहा है नीचे की तरफ। इस वाले में टेंशन मान लेते हैं T1 है, यहाँ पर T1 काम करेगा और यहाँ पर T1 काम करेगा क्योंकि इस पुली की दोनों आर्म ये हैं और दोनों आर्म में जो टेंशन होता है वो अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग होता है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसकी मेन आर्म में जाएगा, लेकिन मेन आर्म एक रिजिड बाउंड्री से अटैच्ड है तो हमें यहाँ पर फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, जब तक ये कहे ना तब तक होना चाहिए। अब ये टेंशन इस पुली से होते हुए इस ब्लॉक तक आया, ब्लॉक पर जैसे ही आएगा तो तुरंत आप टेंशन की डायरेक्शन को क्या करेंगे, इस साइड, क्यों? क्योंकि अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। अब हर एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और एक प्रोसेस को लिखा जाए। इस ब्लॉक को देखिए तो नीचे की तरफ ये यहाँ पर अलग से बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद फ्री बॉडी डायग्राम ही है। यहाँ पर वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है और हमने एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ मान रखा है, जैसा
तभी हो सकता है जब M1G ज्यादा हो T से। तो इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉक की इक्वेशन को लिखते हैं। यहाँ पर M2G नीचे की तरफ काम करेगा, इधर की तरफ काम करेगा M2G cos थीटा, और इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा। लेकिन यहां पर मैं इन दोनों को भी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये भी मोशन का पार्ट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस कर रहे होंगे और ये मोशन का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोशन को अफेक्ट करने वाला M2G का कंपोनेंट M2G sin थीटा होगा। ठीक है, अब इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा फ्रेंड्स, ये पूरा ब्लॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लगे, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लगे, T लगा हुआ है, T प्लस सपोर्ट कर रहा है M2G sin थीटा, अपोज कौन कर रहा है, ये टेंशन, माइनस T1 ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है m2, एक्सेलरेशन p। ठीक है, थर्ड ब्लॉक को देखते हैं। थर्ड ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ M3G लगा हुआ है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स होगा P1 वो ज्यादा होगा M3G से, तभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा T माइनस M3G इज इक्वल टू M3A होगा। ठीक है, हमें इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन पता करना है, तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड कर दें। जैसे ऐड करेंगे ये T कैंसिल आउट हो जाएगा और ये T1, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर T1 होगा, T1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा M1G प्लस M2G sin थीटा माइनस M3G इज इक्वल टू, यहाँ पर ए कॉमन कर लें, यहाँ पर मिलेगा M1 प्लस M2 प्लस। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ए की वैल्यू फाइंड कर लें, ट्रांसफर करें इसमें, ए की वैल्यू हो जाएगी जी, यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो जी कॉमन कर लें, यहाँ पे M1 प्लस M2 sin थीटा प्लस सॉरी माइनस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका रिजल्ट है। अब ये यहाँ पर न्यूमेरिकल सेट हो सकता है, यहाँ पर इसको 1 किलोग्राम का कर दें, ये 2 किलोग्राम का कर दें, ये 5 किलोग्राम का कर दें और आपसे कह दें कि यहाँ पर एक्सेलरेशन बताइए, कि आप प्रोसेस करके आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद अलग अलग इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यूज को आप इनकॉर्पोरेट करके यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ये सॉल्व हो जाएगा सर, जब न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू में बहुत ही छोटा सा कोई फाइनल रिजल्ट मिलेगा, उस फाइनल रिजल्ट को इस फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में रख के फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग में आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस बताया जा रहा है, ये कोई फार्मूला या फिर यही कोई सिर्फ यही एक प्रोसेस हो, कोई जरूरी नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि M1 ज्यादा बड़ा है, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये इसी से कनेक्ट है, ये इधर की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, और ये रस्सी के थ्रू इससे कनेक्ट है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इस पर वेट काम करेगा M1G का, टेंशन आएगा T1 पहली रस्सी, क्योंकि दो रस्सियां हैं तो दो टेंशन है, T1 कर लेते हैं। यहाँ पर ये पुली इक्विलिब्रियम बाउंड्री से कनेक्ट है, तो यहाँ पर हमें टेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
सी अलग हो गई है, टेंशन भी अलग हो गया होगा T2। अब इसको पुली भी, पुली रिजिड बाउंड्री से कनेक्ट है, आपको यहाँ पर फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो टेंशन स्प्रेड होते हुए यहाँ पर आ गया, अवे टू द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इसका नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इसको हमने शो नहीं किया है, क्यों? क्योंकि मोशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन देखते हैं। m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 m1g। क्यों m1g से t1 को क्यों सेपरेट किया? क्योंकि मोशन में इधर मान रखा है और डेफिनेटली m1g t1 से बड़ा रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर वेट जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ काम कर रहा है। कंफ्यूज मत होना कि इसके मोशन में वेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके मोशन में वेट और नॉर्मल डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ। ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है इस टेंशन के इन्फ्लुएंस में, और अपोज कौन कर रहा है? T2। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, यही इसका खुद का फ्री बॉडी डायग्राम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसको अलग से दिखाऊंगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब T2 ज्यादा रहा होगा, और T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A। ऐड करिए, T1 से कैंसिल और T2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, जी कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा M1 माइनस M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू G M1 माइनस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये क्वेश्चन होता तो ये कुछ नंबर पे आपको रिजल्ट मिलता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कोई रिजल्ट मिलता, और ये वैल्यूज आप यहाँ और यहाँ पर पुट करते तो आपको अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन भी मिल जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये एक फॉर्मेट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।